वेलकम बैक टू। अरे भैया काय का वेलकम बैक टू। जिस देश में सबसे ज्यादा युवा रहते हो उस देश की आज हालत ऐसी है कि ना तो युवा सोच पा रहा है ना ही बुजुर्ग सोच पा रहा है। सबसे पहले हम बात करें कि देश की सरकार पर हमने कितना भरोसा किया था। देश की सरकार पर युवाओं ने कितना भरोसा किया। यदि देश की सरकार पर लगातार 6 साल से सबसे ज्यादा जो भरोसा किया है वो सिर्फ युवाओं ने किया है। अरे भैया आप बात करते हो कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। आप स्क्रीन पर जैसा देख पा रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार आपकी जो सत्ताधीन पार्टी है वो आपके लगातार 6 सालों से कहती चली आ रही है कि भैया देश का भविष्य किसके हाथों में है? युवाओं के हाथ में है। अरे भैया कैसा देश का भविष्य? जो युवा रोटी के लिए रोड पर भटक रहा है उस युवा का भविष्य कैसे देश के हाथ में हो सकता है? कैसे देश का भविष्य उस युवा के हाथ में हो सकता है जो अपनी रोजी रोटी के लिए आज रोडों पर घूम रहा है? उस युवा को आप देश का भविष्य बता रहे हो। सबसे पहले साथ ही साथ हम बता सकें अंधेर नगरी चौपट राजा टका सिर भाजी टका सिर खाजा। इस दोहे को, इस लोकोक्ति का आपने अर्थ सुन पा रहे होंगे, आप सुनते चले आ रहे होंगे आप। तो इसका अर्थ होता है कि भाई यदि ऐसी एक राजा हो जहां पर प्रजा के सद्गुणों का आदर सम्मान न हो। अंधेर नगरी चौपट राजा टकाशिर बाजी टकाशिर खाजा। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा राजा जिस पर प्रजा के आदर का, प्रजा के सद्गुणों का सम्मान ना हो। यानी इस देश में हजारों करोड़ों लाखों लोग कैसे घूम रहे हैं? बेरोजगार घूम रहे हैं। हर स्थिति पर देखो, हजारों गांव में घूम रहे हैं, लाखों शहरों में घूम रहे हैं, पूरे देश में करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी सरकार आप बात करते हो टेक्नोलॉजी की, इन युवाओं को बेरोजगार घूमने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है? सबसे पहली बात करें कि सरकार कहती है कि भाई जिनमें टैलेंट था वो तो जॉब पा ले रहे हैं, जिनमें टैलेंट नहीं है वो घूम रहे हैं। अरे भैया आपने बीटेक के लिए कॉलेज खोला, आपको पता है ना कि कितने लोगों ने बीटेक किया? कि आप बीटेक किए हुए लोगों को, ग्रेजुएट लोगों को, कि आप नहीं मानते कि एलिजिबल हैं? यदि आप नहीं मानते कि प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हुआ व्यक्ति है, एलिजिबल नहीं है, तो आपने प्राइवेट कॉलेज को मान्यता क्यों दी कि बीटेक कर सके इससे? यदि आपने बीटेक किए हुए स्टूडेंट्स को आप एलिजिबल नहीं मानते तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि बीटेक किया हुआ स्टूडेंट जिसने प्राइवेट कॉलेज से किया है वो आपके लिए एलिजिबल है। यदि एलिजिबल नहीं है तो आपने उस बीटेक कॉलेज की मान्यता क्यों दी? क्या वो कॉलेज केपी राजपूत के नाम से जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं क्या वो मेरे हैं सब? क्या वो मैंने अथॉरिटी दी उनको? क्या बीटेक कॉलेज के बीटेक मैं करवा रहा हूं इनको? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार को पता है, सरकार को सब कुछ पता है कि भाई बीटेक किए हुए छात्र आपके जो हैं वो ग्रेजुएट छात्र आपके एलिजिबल हैं, लेकिन आप जॉब देना नहीं चाहते। ये जो सरकार है आपका वो देश को एक पतन की स्थिति में लेकर के जा रही है। क्योंकि भाई जिस देश का भविष्य सब लोग कहते हैं कि भाई हर देश का भविष्य युवाओं के हाथ में होता है, यदि वही युवा रोटी के लिए रोडों पर चल रहा हो तो क्या उस देश का भविष्य सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सरकार को इस बात पर जिम्मेदारी लेनी होगी। और मैं खासकर मीडिया से गुजारिश करता हूं, यदि मेरे किसी भी मीडिया कर्मी के पास बात पहुंच पा रही होगी, कि भाई जो भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आपको देखना पड़ेगा, उनकी मजबूरी को आपको समझाना पड़ेगा, उनकी मजबूरी को आपको देखना पड़ेगा कि भाई करोड़ों युवा बेरोजगार क्यों हैं। आप बात करते थे कि एक साल में 2 करोड़ रोजगार दिलवाएंगे। अरे 6 साल हो गए भैया, 6 साल में आपने शायद 1 ही करोड़ रोजगार बता दीजिए, 1 ही करोड़ दे दीजिए। अब कितना भरोसा करें रोजगार के लिए? जब मैं आगरा तैयारी के लिए गया था पहली बार, तैयारी के लिए गया था तो यकीन मानिए मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर देखा था। मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को बुराई नहीं कर रहा, मेरा सरकार पर भी कटाक्ष नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि किसी की गलत नीतियों का आप विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके विरोधी हैं। हो सकता है हम उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है हम उसके गलत कार्यों की अवहेलना करके चाह रहे हैं कि सरकार अपनी अच्छी लाइन पर आ जाए। तो हमारा सीधा सा टारगेट यही है कि हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध जरूर कर रहे हैं। सबसे पहले जब मैं आगरा गया था तो मैंने एक कॉलेज में देखा था कि 4 महीने की तैयारी में पाए प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी। 4 महीने की तैयारी में पाए प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी।
अरे भैया 4 महीने की प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी के लिए उसने अपने हिसाब से कोचिंग इंस्टीट्यूट ने लिख दिया था कि भाई हमारे यहाँ 4 महीने की जो तैयारी हो गई उससे आप प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पा जाएंगे। अरे यहाँ पर 4-4 साल हो गए स्टूडेंटों को। मुझे लगा उस समय पर कि मैं जैसे ही इस कोचिंग में एडमिशन लूंगा वैसे ही मैं इसमें से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के ही निकलूंगा, लेकिन क्या हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि भैया 4-4 साल से जो स्टूडेंट लगे हुए हैं फिर उनका क्या होता। तो यही बात, यही पॉइंट कि भाई जब सरकार किसकी डिजिटल इंडिया की बात करती है, डिजिटल इंडिया का मतलब क्या होता है आपको पता है? डिजिटल इंडिया सरकार बता रही है कि जब हर छात्र, जब हर व्यक्ति के पास वो ये सोचने लगे कि मुझे डिजिटल इंडिया के तहत जो मेरा काम है वो उनका टेक्नोलॉजी काम करने लगे, 50% से ज्यादा उसका काम जब टेक्नोलॉजी करने लगे तो समझ लेना कि वही देश आपका डिजिटल है, अन्यथा कोई भी डिजिटल नहीं है। तो सबसे पहली मैं बात बता दूं, जिस देश में रेलवे का एग्जाम लगातार 4 महीनों में सरकार कंप्लीट नहीं करवा पा रही, क्या वह देश डिजिटल इंडिया में परिवर्तित है? बिल्कुल नहीं। आपको सोचना पड़ेगा। रेलवे एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम है वो लगातार कितने महीनों से चल रहा है। जब भी छात्र देखता है आप इस चरण में नहीं है, आप वर्तमान चरण में निर्धारित नहीं है, आप अगले चरण की प्रतीक्षा करें और बारहवीं से आपको सूचना प्राप्त होगी। अरे भैया वो कितना तैयारी करे उसे समझ में यही नहीं आ रहा। वो लगातार देखता है, 15 दिन करंट पड़ता है, फिर उसी स्थिति पर आ जाता है। आपने 2019 का रिजल्ट नहीं दिया, आपने 2019 का रिजल्ट दिया, 2018 का रिजल्ट ले गए आप। अरे भैया SSCGL की बात करें तो आप जा कहाँ रहे उस स्थिति को ले जा करके, जब आप दो साल में भर्तियां क्लियर नहीं करा पा रहे तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि भैया 6 महीने में नौकरी प्राप्त हो जाएगी। अरे भाई आप बात करते हो, हम ग्रेजुएशन करके ऐसे घूम रहे हैं, बेरोजगार घूमते जा रहे हैं, क्या मतलब है इसका? ना तो कोई टीचर सुरक्षित है और ना कोई स्टूडेंट सुरक्षित है, ना तो कोई हमसे पढ़ना चाहता है और ना हम किसी को पढ़ा पा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि भाई स्टूडेंट कह रहा है कि सर पढ़े किसके लिए। अब बात यूपी की जाए तो यूपी में लगभग 4 साल से लेखपाल की भर्तियां ही नहीं आई, लगभग 4-5 साल से आपकी लेखपाल की भर्तियां ही नहीं आई। 2-1.5 साल पहले विज्ञापन निकाला गया, उसमें ओबीसी समाज के लिए कोई भर्तियां नहीं थी, तो उन्होंने विरोध किया ओबीसी समाज के लोगों ने। अब भाई एक बात सोचने के लिए है कि आपके पास लोग नहीं है सोचने वाले, कि आप नहीं समझदार हो कि ओबीसी समुदाय जो यूपी में बहुत बड़े लेवल पर है, उस समुदाय के लिए आपने कोई भर्ती नहीं दी। ऐसा पॉसिबल कैसे था? तो आपने गलत विज्ञापन निकाल कैसे दिया? इसका मतलब आप चाहते थे कि हमें भर्ती नहीं निकालनी है, और वही हुआ, विज्ञापन का विरोध हुआ और आपने भर्ती वापस ले ली। आज 1.5 साल होने को जा रहा है, आपने आज तक कोई विज्ञापन नहीं निकाला। तो भैया सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि स्टूडेंटों की बात को सुनो, स्टूडेंट की बात को आपको सुनना पड़ेगा। रोजगार दो मोदी, मोदी रोजगार दो तो देना पड़ेगा आपको। इस हैशटैग को मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्या कहें हम आपसे, क्या कहें हम आपसे, कुछ कहा नहीं जाता। जख्मी ऐसा दिया है कि बगैर कहे रहा नहीं जाता, कि जख्मी ऐसा दिया है बगैर कहे रहा नहीं जाता। हम सरकार की जो बुराई या हम सरकार पर कोई कटाक्ष करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपने हम बेरोजगार, आपने हम युवाओं को ऐसा जख्म दिया है जो जिस स्टूडेंट के हाथों में देश का भविष्य होता है, वास्तव में आज वह रोडों पर घूम रहा है। इसे कौन देखेगा? इस बात को आपको देखना पड़ेगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, तभी इस देश का विकास संभव है और तभी इस देश का युवा रोडों से हटेगा। इस बात को कान खोल करके सुन लेना, आपको बात तो माननी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल आपको बात माननी पड़ेगी। ये आंदोलन जब तक चलेगा, रोजगार दो मोदी जब तक चलेगा, जब तक स्टूडेंटों को कोई सेटिस्फाई आंसर एक कमेटी के माध्यम से नहीं मिल जाता। हमें रोजगार चाहिए, हर हालत में चाहिए। एक गलती आपकी है कि आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, यदि आप एलिजिबल नहीं हो तो आप हट जाइए। तो इसको वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करना। नमस्कार।